मुगल सल्तनत की राजधानी फतेहपुर सीकरी अपनी भव्यता के शिखर पर थी। यह वह जमीन थी जहां एक विशाल साम्राज्य के साथ साथ ज्ञान और बुद्धि का भी विस्तार होता था। बादशाह अकबर आज कुछ बेचैन थे। दरबार लगा था, लेकिन उनका मन सामान्य राजकाज से हटकर किसी अनोखी चुनौती की तलाश में था। उन्होंने अपने नवरत्नों की ओर देखा, जिनकी चमक किसी भी रत्न से कम नहीं थी, और उन सब में उनकी निगाहें सीधे हाजिर जवाब और अद्वितीय बुद्धि के धनी बीरबल पर टिकीं। अकबर ने जोर से कहा, बीरबल, मेरा मन आज एक ऐसे पहेलीनुमा सवाल का जवाब जानना चाहता है जो सदियों से इंसानी दिमाग को उलझाता आया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सत्यता, सच्चाई क्या है जिसे कोई नकार न सके, और सबसे बड़ा झूठ क्या है जिस पर हर कोई विश्वास कर लेता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि ऐसे गूढ़ दार्शनिक प्रश्न का उत्तर भला कैसे दिया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सम्मान में सिर झुकाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपका प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। मुझे इसका जवाब देने के लिए केवल 24 घंटे का समय चाहिए। बादशाह अकबर ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी बेसब्री थी। ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूं। लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम्हारा उत्तर मेरी उम्मीदों पर खरा न उतरा तो शाही खजाने से इनाम के बजाय तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। बीरबल ने शालीनता से झुककर इजाजत ली और तुरंत दरबार से बाहर निकल गए। अगले दिन ठीक समय पर दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी दरबारी, मंत्री और यहाँ तक कि आगरा के कुछ गणमान्य नागरिक भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि बीरबल क्या अद्भुत उत्तर लेकर आते हैं। जैसे ही बीरबल ने प्रवेश किया, एक अजीब सा दृश्य उपस्थित हुआ। बीरबल के साथ इस बार कोई नौकर नहीं था, बल्कि उनके कंधे पर एक पुराना फटा हुआ कंबल था और उनके हाथ में मिट्टी का एक साधारण सा घड़ा था। वह सीधे तख्त के सामने जाकर खड़े हो गए। जहांपनाह, बीरबल ने अपने अजीबोगरीब सामान को नीचे रखते हुए कहा, मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर लेकर आया हूं। सबसे बड़ी सत्यता और सबसे बड़ा झूठ। जहांपनाह की आंखें बीरबल के इस विचित्र प्रदर्शन पर और सिकुड़ गईं। बादशाह ने पहले कंबल को देखा, फिर मिट्टी के घड़े को और अंत में बीरबल के शांत चेहरे को। बीरबल, बादशाह ने अपनी आवाज में हैरानी और जिज्ञासा का मेल करते हुए कहा, क्या तुम राज दरबार को मजाक का मंच समझते हो? मुझे साधारण उत्तर नहीं चाहिए। मुझे बताओ, इन चीजों में सत्य और असत्य कहाँ छिपा है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उन्होंने पहले उस पुराने कंबल को उठाया, उसे तख्त के सामने जमीन पर बिछाया और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। जहांपनाह, सबसे बड़ी सत्यता यह फटा हुआ कंबल है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, सत्य यह है, मेरे मालिक, कि जो वस्तु आज नई है, जो सिंहासन आज सोने का है और जो शक्ति आज ऊंचाई पर है, वह सब एक दिन पुराना, फटा हुआ और समाप्त होने वाला है। समय का यह अटल नियम, यह जीर्णता और अंत ही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। अकबर इस गूढ़ व्याख्या से प्रभावित हुए। उनके चेहरे पर गहन चिंतन का भाव आ गया। उन्होंने हाथ उठाकर दरबारियों को शांत रहने का संकेत दिया। बीरबल, बादशाह ने धीरे से कहा, तुमने सत्य को ऐसी जगह स्थापित किया है जहां कोई सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता था। समय का यह अटल चक्र ही परम सत्य है, जिसे तुम इस पुराने कंबल से सिद्ध कर रहे हो। मैं तुम्हारी बात से पूर्णतः सहमत हूं। दरबार में जो थोड़ी बहुत कानाफूसी चल रही थी, वह प्रशंसा की फुसफुसाहट में बदल गई। अकबर ने एक पल रुककर चारों ओर देखा, फिर बीरबल से पूछा, लेकिन अब उस दूसरी वस्तु की ओर चलो।
अगर यह फटा हुआ वस्त्र सत्य है तो फिर असत्य कहाँ छिपा है? वह कौन सी वस्तु है जो केवल धोखा है और जो समय के साथ टिक नहीं सकती? बीरबल ने फिर से सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और उस दूसरी वस्तु की ओर इशारा किया जिसे उन्होंने पहले सावधानी से अलग रख दिया था। जहां पनाह, अब बात उस असत्य की, बीरबल बोले। और वह असत्य वह सुनहरा मुकुट है जिसे आपने तख्त के पास रखा है। यह सुनकर तो दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर का चेहरा तत्काल गंभीर हो गया। उनकी आंखें सिकुड़ गईं, जिनमें अब आश्चर्य के स्थान पर तीखा क्रोध झलक रहा था। दरबारियों की फुसफुसाहट तेज हो गई। कई लोग तो कानाफूसी करने लगे कि बीरबल ने जानबूझकर बादशाह को चुनौती दी है और अब उसकी खैर नहीं। बीरबल, बादशाह ने गरज कर कहा। उनकी आवाज तख्त के नीचे तक गूंज उठी। क्या तुम भूल गए हो कि यह मुकुट मात्र स्वर्ण और जवाहरात नहीं है? यह इस पूरे हिंदुस्तान की शक्ति और मेरे राजसी गौरव का प्रतीक है। यह कैसे असत्य हो सकता है? तुमने मेरे साम्राज्य का अपमान किया है। अपनी इस गुस्ताखी की व्याख्या तुरंत करो, अन्यथा परिणाम बहुत भयानक होंगे। बीरबल ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने दोनों वस्तुओं को देखा और नम्रतापूर्वक सिर झुकाते हुए बोले, जहां पनाह, मैंने केवल सत्य कहा है। यह मुकुट असत्य इसलिए है क्योंकि यह टिकाऊ नहीं है। यह मुकुट केवल आपके सिर पर तब तक है जब तक समय और भाग्य आपका साथ दे रहे हैं। यदि कल युद्ध हार जाए या आपका तख्त पलट जाए तो यह मुकुट किसी और के सिर पर सज जाएगा। इसका स्वरूप, इसका स्वामित्व सब बदल जाएगा। यह केवल एक क्षणभंगुर मोह है, एक भ्रम जो समय के साथ फीका पड़ जाता है। अकबर बीरबल की बातों से स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर क्षण भर के लिए क्रोध नहीं बल्कि गहन चिंतन का भाव था। उन्होंने अपने मुकुट को छुआ, मानो पहली बार उसकी क्षणभंगुरता को महसूस कर रहे हों। बहुत खूब, बीरबल, अकबर ने अंततः कहा। तुमने मेरे सबसे बड़े अहंकार पर चोट की है, और वह भी सत्य के माध्यम से। मैं तुम्हारे तर्क को मानता हूं कि यह मुकुट जो सत्ता का प्रतीक है, समय और स्थिति के अधीन है। लेकिन अब दूसरा पहलू समझाओ। बादशाह ने अपना हाथ जमीन पर रखी साधारण चमड़े की जूती की ओर बढ़ाया। यह जूतियां जो धूल और कीचड़ सहती हैं, यह सत्य कैसे हैं? इनका महत्व क्या है? यह न तो शक्ति देती हैं, न सम्मान। अब बताओ बीरबल, उस चीज में क्या स्थिरता है जो पैरों के नीचे रहती है? बीरबल मुस्कुराए। उन्हें पता था कि इस सवाल का जवाब और भी सरल और सहज है। जहां पनाह, बीरबल ने नम्रता से कहा, जूतियां सत्य इसलिए हैं क्योंकि। जहां पनाह, बीरबल ने नम्रता से कहा, जूतियां सत्य इसलिए हैं क्योंकि उनकी जरूरत कभी नहीं बदलती। मुकुट सत्ता का प्रतीक है, वह क्षणभंगुर है। सत्ता आज आपके पास है, कल किसी और के पास हो सकती है। सम्मान और शक्ति समय और भाग्य के साथ बदलते रहते हैं। पर यह जूतियां, ये मिट्टी, धूल और कीचड़ सहती हैं, लेकिन ये हमें जमीन से जोड़े रखती हैं। जब आप नंगे पैर चलते हैं तो आपको कांटों और नुकीले पत्थरों से कौन बचाता है? ये जूतियां। यह हमारी बुनियादी जरूरत है, सुरक्षा। यह हमें हर पल याद दिलाती हैं कि हमारा अस्तित्व और हमारी यात्रा जमीन से जुड़ी हुई है। राजा हो या रंक, पैरों की सुरक्षा की जरूरत अटल रहती है। सत्ता का मुकुट आपका वैभव दर्शाता है, पर जूतियां आपकी जीवन यात्रा की निरंतरता और उपयोगिता का शाश्वत प्रमाण हैं। जो चीज हमेशा उपयोगी हो और जिसकी जरूरत हर स्थिति में बनी रहे, वही वास्तविक सत्य है। बादशाह अकबर ने पल भर सोचा, फिर जोर से हंस पड़े। मानना पड़ेगा बीरबल,
तुम मिट्टी को भी सोने की तरह चमकाना जानते हो। यह कहानी जारी है। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मोल नहीं बीरबल। तुमने मेरे मन के संदेह को ऐसे दूर कर दिया जैसे सूर्य अंधेरे को करता है। मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं और ये खास रेशमी जूतियां भेंट करता हूँ यादगार के तौर पर कि असली सत्य कभी कभी पैरों के नीचे भी मिल जाता है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और दोनों उपहार स्वीकार किए। हुजूर की दरियादिली का शुक्रगुजार हूँ। अकबर ने मुस्कुराना बंद किया और एक गंभीर मुद्रा बनाई। परंतु मेरी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई है। मुझे एक और बात बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही नई लगती है। दरबार में मौजूद सभी दरबारी सोच में पड़ गए। ज्ञान, प्रेम और शराब जैसे अलग अलग अनुमान लगाए जाने लगे, मगर किसी भी उत्तर से बादशाह संतुष्ट नहीं हुए। बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा। क्या तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि इस अबूझ पहेली को सुलझा सकती है? बीरबल ने शांत आंखों से बादशाह को देखा और धीरे से कहा, ज़रूर जहांपना। यह चीज तो हर पल हमारे सामने होती है। जरूर जहांपना। वह चीज है पुरानी कहानियां और बीता हुआ इतिहास। बादशाह अकबर ने भौहें चढ़ाई। कहानियां? यह कैसा उत्तर है बीरबल? कहानी तो एक बार कह दी जाती है, फिर वह पुरानी ही हो जाती है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, हुजूर आप गौर फरमाइए। किसी भी लोक कथा, किसी भी महान इतिहास या पौराणिक गाथा को लीजिए। जितनी बार हम उसे दोहराते हैं, जितनी बार हम उसे पढ़ते हैं, हमें उसमें कोई नया अर्थ, कोई नया सबक या कोई नया दृष्टिकोण मिलता है। समय उसे और अधिक प्रासंगिक बना देता है। पुरानी कहानियां हर नई पीढ़ी के लिए ज्ञान का एक नया स्रोत बनकर आती हैं। उनका सार कभी नहीं मरता, इसलिए वे हमेशा नई लगती हैं, जैसे कि आज सुबह ही लिखी गई हो। बीरबल के इस अनोखे और तार्किक उत्तर को सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने मेरी अबूझ पहेली का जो उत्तर दिया है वह न सिर्फ सही है बल्कि स्वयं में एक दर्शन है। तुम्हारा यह उत्तर, बीरबल, अकबर ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा, तुम्हारे ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। तुमने आज सिद्ध कर दिया कि ज्ञान समय की सीमाओं से परे होता है और हर युग में अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करता है। बादशाह अकबर ने अपने वजीर को तुरंत बीरबल को इनाम देने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़ लिए। जहांपनाह, आपकी प्रशंसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। बीरबल की इस विनम्रता से अकबर और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने आगे झुकते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अब तुम्हारी यह कहानी पूरी हुई। लेकिन मेरे मन में एक और जिज्ञासा है। यदि मैं तुम्हें संसार की सबसे तेज गति वाली वस्तु लाने को कहूं तो तुम क्या लाओगे? वह कौन सी चीज है जो पलक झपकते ही पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती है? दरबार में मौजूद सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी ने हवा कहा तो किसी ने रोशनी। लेकिन बीरबल ने इस बार बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। उन्होंने आंखें झपकाईं और तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं आपके लिए मनुष्य का विचार, सोच लेकर आऊंगा। बीरबल के इस उत्तर ने फिर से सबको चौंका दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, विचार? वह कैसे? बीरबल मुस्कुराए क्योंकि जहांपनाह, जब आप हवा या रोशनी की बात करते हैं तो उन्हें भी अपनी यात्रा पूरी करने में अत्यंत सूक्ष्म समय लगता है। भले ही वह समय पल भर का हो, पर लगता जरूर है।
लेकिन मनुष्य के विचार को किसी भी दूरी को तय करने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए मैं अभी यहीं बैठा हूँ, लेकिन मेरा मन इसी पल सुदूर कश्मीर की हरी भरी वादियों में या 7 समंदर पार मक्का मदीना में घूम सकता है। एक विचार पलक झपकते ही अतीत के गलियारों में जाकर हमारे बचपन की यादें ताज़ा कर सकता है और अगले ही पल भविष्य की कल्पना कर सकता है। समय और दूरी की कोई सीमा विचार के लिए मायने नहीं रखती है। यह न सिर्फ पूरी दुनिया का बल्कि ब्रह्मांड का चक्कर पलक झपकते ही लगा सकता है। इसीलिए जहां पनाह मनुष्य का विचार ही संसार की सबसे तेज गति वाली वस्तु है। बीरबल के तर्कों की सटीकता सुनकर अकबर का चेहरा खिल उठा। उन्होंने तुरंत हामी भरी और दरबार में बैठे सभी लोगों को बीरबल की बुद्धिमानी पर तालियां बजाने का आदेश दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से दरबार गूंज उठा और बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। अकबर ने उन्हें गले से लगाया और तत्काल ही 50 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार देने की घोषणा की। वाह बीरबल, तुम वास्तव में असाधारण हो, बादशाह ने प्रशंसा की। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि भौतिक वस्तुओं से भी तेज मनुष्य का मन होता है। पुरस्कार स्वीकार करने के बाद बीरबल अपनी जगह पर खड़े हुए ही थे कि अकबर ने फिर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए एक और जटिल प्रश्न पेश कर दिया। बीरबल, बादशाह ने धीमी रहस्यमयी आवाज में कहा, एक सवाल का जवाब मिलने से मेरी जिज्ञासा कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ गई है। अच्छा, यह बताओ, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे विशाल आगरा शहर में कुल कितने कौवे क्रो रहते हैं? यह सवाल सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। गति बताना फिर भी आसान था, लेकिन किसी शहर में पक्षियों की सटीक संख्या बताना असंभव प्रतीत होता था। बीरबल ने बिना पलक झपकाए चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर अवश्य दूंगा। बस मुझे इस गिनती के लिए कल सुबह तक का समय दीजिए। अगली सुबह दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल इस असंभव से सवाल का जवाब कैसे देंगे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थोड़े बेचैन और जिज्ञासु थे। जैसे ही बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, अकबर ने बिना किसी भूमिका के पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने पता लगा लिया कि हमारे विशाल आगरा शहर में कुल कितने कौवे हैं? मुझे तुम्हारा सटीक जवाब चाहिए। बीरबल ने शालीनता से झुककर आदाब किया। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास की झलक थी। जी जहां पनाह, मैंने गणना पूरी कर ली है। हमारे पूरे आगरा शहर में कुल 19,546 कौवे हैं। यह सटीक संख्या सुनकर दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने तुरंत संदेह व्यक्त किया, क्या तुम निश्चित हो? क्या होगा अगर कोई मेरी गिनती को गलत साबित कर दे? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर किसी को गिनती कम लगे तो समझिए कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने शहर से बाहर गए हुए हैं, और अगर गिनती ज्यादा निकले तो इसका मतलब है कि बाहर के कुछ कौवे आगरा में अपने दोस्तों से मिलने आए हुए हैं। यह जवाब सुनकर बादशाह की हंसी छूट गई। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में अद्वितीय हो। दरबार में ठहाकों का शोर कुछ देर बाद शांत हुआ। सभी दरबारी बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे। बादशाह अकबर ने अपने खजाने से बीरबल को मोहरों की एक थैली भेंट की, पर बीरबल ने झुककर सिर्फ उनका धन्यवाद किया। लेकिन हर जीत के बाद एक ईर्ष्यालु दरबारी का सामने आना स्वाभाविक था। इस बार यह जिम्मेदारी वजीर फजल खान ने ली। वह बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे। फजल खान ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, कौवों की गिनती तो बच्चों का खेल है। असली बुद्धिमानी तो तब पता चले जब बीरबल किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर दे जिसका कोई निश्चित जवाब ही न हो।
अकबर ने अपनी भौहें ऊंची की। कैसा प्रश्न? वजीर ने चुनौती पेश की। अगर बीरबल इतने ही ज्ञानी हैं तो उन्हें यह बताना चाहिए कि दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, और वह कैसे पता चला। यह सवाल सुनकर दरबार में फिर से शांति छा गई। यह ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर देना किसी भी इंसान के लिए खतरनाक हो सकता था। बीरबल ने वजीर की तरफ देखा और मंद मंद मुस्कुराए। यह एक नई और कठिन पहेली थी। बीरबल ने चुनौती को गंभीरता से लिया, मगर उनकी आंखों में शरारत थी। उन्होंने झुककर सम्राट अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, दुनिया में धन, बल और ज्ञान को मापना तो आसान है, पर मूर्खता एक ऐसी चीज है जो हर पल अपना रूप बदलती है। किसी एक व्यक्ति को सबसे बड़ा मूर्ख घोषित करने के लिए मुझे केवल अनुमान नहीं, बल्कि अकाट्य प्रमाण चाहिए। वजीर ने ताना मारा, यानी तुम हार मान रहे हो? बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं वजीर साहब। मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ, पर मुझे सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढने और उसकी बेवकूफ़ी का लिखित सबूत लाने के लिए कम से कम 7 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, 7 दिन। जाओ और दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख को खोज कर लाओ। यह देखना दिलचस्प होगा। बीरबल ने धन्यवाद किया और तुरंत ही भेष बदलकर शहर की ओर निकल पड़े, यह जानते हुए कि असली मूर्ख अक्सर बाजारों और गलियारों में नहीं, बल्कि ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे होते हैं। उनकी खोज शुरू हो चुकी थी। बीरबल भेष बदलकर शाही गलियारों से होते हुए शहर के उच्च वर्ग के निवास स्थान की ओर बढ़े। उनकी पहली नजर एक ऐसे रईस पर पड़ी जो एक सजेधजे घोड़े पर बैठा था, पर उसकी मुद्रा अजीब थी। वह अपने हाथ में एक बहुमूल्य नगीनों से जड़ा हुआ पिंजरा उल्टा पकड़े हुए था। पिंजरे के अंदर एक दुर्लभ तोता चीख रहा था। बीरबल ने विनम्रता से उस रईस को रोका और पूछा, मालिक, आप इतने कीमती पिंजरे को उल्टा क्यों पकड़े हुए हैं? आपका पक्षी तो तड़प रहा होगा। रईस ने गर्व से सीना फुलाया। तुम साधारण आदमी क्या जानो? मैंने इसे इसलिए उल्टा पकड़ा है ताकि हर कोई जान सके कि मैं कितना मजबूत हूं और मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं गुरुत्वाकर्षण को भी चुनौती दे सकूं। बीरबल ने मन ही मन सोचा, वाह, मेरी खोज पहले ही दिन रंग लाई। यह तो बेवकूफी का जीता जागता नमूना है। उन्होंने तुरंत उस रईस का नाम और उसकी बेतुकी बात को अपनी छोटी सी डायरी में नोट कर लिया और अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ चले। उन्हें अभी 6 और दिन यात्रा करनी थी। अगले दिन दोपहर तक बीरबल एक छोटे चहल पहल वाले गांव के बाजार में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक मोटा व्यापारी जोर जोर से चिल्ला रहा था और वह एक साधारण मिट्टी के घड़े वाले से झगड़ रहा था। व्यापारी कह रहा था, तुमने मेरे लिए जो घड़ा बनाया है वह इतना हल्का क्यों है? मैंने तुम्हें 100 अशर्फी दी हैं। मैं चाहता हूं कि जब मैं यह घड़ा उठाऊं तो मेरे कंधे पर बोझ महसूस होना चाहिए। इसे कम से कम इतना भारी तो बनाओ कि मैं गर्व से कह सकूं कि मैंने सोने के बराबर वजन का घड़ा खरीदा है। घड़े वाला हक्का बक्का रह गया था। उसने कहा, हुजूर, घड़ा तो पानी भरने के लिए होता है, हल्का ही अच्छा होता है। बीरबल ने यह सुनते ही अपनी डायरी खोली। यह व्यक्ति धन की मूर्खतापूर्ण प्रदर्शनी के लिए अपनी सुविधा और तर्क दोनों त्याग रहा है, उन्होंने फुसफुसाया। जल्दी से उन्होंने कीमती वजन के शौकीन उस व्यापारी का नाम और उसकी बेतुकी मांग नोट की। अभी तो उन्हें कई और नमूने ढूंढने थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी यात्रा जारी रखी, यह सोचकर कि यह दुनिया कितनी अद्भुत और मूर्खता से भरी हुई है। बीरबल ने अपनी यात्रा जारी रखी और अगले चौराहे पर उन्हें एक विशाल हवेली दिखाई दी, जिसके बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। उत्सुकतावश वह वहां रुक गए।
पता चला कि हवेली के मालिक ने हाल ही में अपने विशाल बगीचे के लिए एक विशेष प्रकार का फव्वारा लगवाया था। जब बीरबल ने लोगों से उस फव्वारे की विशेषता पूछी तो एक राहगीर ने विस्मय से बताया, जनाब, यह फव्वारा इसलिए खास है क्योंकि इसमें पानी ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बहता है। इसे गुरुत्वाकर्षण का खंडन कहते हैं। यह बनाने में इतना मुश्किल था कि कारीगरों को 1 साल लग गया। बीरबल ने माथा पीट लिया। उन्होंने अपनी डायरी खोली और लिखा, एक व्यक्ति जो पानी को सामान्य रूप से बहते हुए देखने के लिए हजारों सोने के सिक्के खर्च करता है, सिर्फ इसलिए कि यह सामान्य नहीं है। उन्होंने अपने लक्ष्य के तीसरे उदाहरण को दर्ज किया और आगे बढ़ गए, यह जानते हुए कि इस शहर में सनक की कमी नहीं है। अब उन्हें केवल 7 और नमूने खोजने थे। बीरबल उस सनक भरे जलमार्ग से आगे निकलकर नगर के कनक बाजार की ओर बढ़े, जहां धन की चमक और मूर्खता की कलाकारी खुलकर प्रदर्शित होती थी। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने एक विशाल हवेली के प्रवेश द्वार पर कुछ अजीबोगरीब गतिविधियां देखीं। द्वारपाल अत्यंत सख्ती से एक भी मक्खी को अंदर जाने से रोक रहे थे। पता चला कि यह सेठ धर्मपाल की हवेली थी, जो भोजन के प्रति अपने अनोखे प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल ने किसी तरह अंदर जाने की अनुमति प्राप्त की और वह दृश्य देखा जिसने उन्हें अचंभित कर दिया। सेठ धर्मपाल मखमली आसन पर बैठे थे और उनके सामने चांदी की थाली में व्यंजन सजे थे, लेकिन वे भोजन कर रहे थे बर्फ से बने कटोरों और चमचों से। जैसे ही सेठ जी चम्मच उठाते, वह उनके हाथ की गर्मी से पिघलना शुरू हो जाता और सेवक तुरंत नए बर्फीले बर्तन बदल देते। यह क्या रहस्य है, सेठ जी? बीरबल ने पूछा। सेठ जी ने गर्व से सीना फुलाया, हुजूर, मैं शुद्धता के लिए केवल क्षणिक उपकरण फ्लीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करता हूँ। धातु स्वाद को बिगाड़ती है, लेकिन बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है, जिससे व्यंजन का शुद्धतम स्वाद बना रहता है। हाँ, इसके लिए हर दिन हजारों की बर्फ मंगवानी पड़ती है, पर स्वाद से समझौता नहीं। बीरबल ने अपनी डायरी में लिखा, चौथा उदाहरण, वह व्यक्ति जो भोजन को शुद्ध रखने के लिए अपने ही बर्तन को पिघला देता है। अब उन्हें 6 और नमूने ढूंढने थे। बीरबल अब अगले नमूने की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने चांदनी चौक के हलचल भरे बाजार का रुख किया, जहां लोगों की भीड़ और विक्रेताओं की आवाजें गूंज रही थीं। एक दुकान के सामने अजीबोगरीब मंजर था। एक कपड़ा व्यापारी अपने बेहतरीन मलमल के थान को वापस पेटी में रख रहा था, जबकि कई ग्राहक बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। सेठ जी, आप इतना अच्छा कपड़ा क्यों नहीं बेच रहे? बीरबल ने पूछा। व्यापारी ने गहरी सांस ली, क्या बताऊं हुजूर, मैं कपड़े की सही माप केवल तभी लेता हूं जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही हो। बीरबल ने भौहें चढ़ाई। लेकिन क्यों हुजूर? बारिश में नमी के कारण धागा थोड़ा सिकुड़ जाता है। अगर मैं सूखे मौसम में नापूंगा तो ग्राहक को मुफ्त में कुछ ज्यादा कपड़ा मिल जाएगा और मेरी नाप की शुद्धता भंग हो जाएगी। मैं सही नाप लेने के लिए बारिश का इंतजार करता हूं, सेठ ने गर्व से कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी डायरी खोली। 5वां उदाहरण, वह व्यापारी जो अपनी माप को शुद्ध रखने के लिए केवल वर्षा ऋतु में व्यापार करता है। अब उन्हें 5 और नमूने ढूंढने थे। बीरबल ने व्यापारी को एक और धन्यवाद दिया और जल्द ही वह आगरा की संकरी गलियों में निकल पड़े। 5 नमूने तो मिल गए थे, लेकिन लक्ष्य 10 का था और अब उन्हें 5 और ऐसे ही अजीबोगरीब लोगों को ढूंढना था, जिनकी बुद्धिमत्ता संसार की सामान्य समझ से परे थी। वह बाजार के किनारे एक पान की दुकान से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर पड़ी, जो जमीन पर गिरे हुए एक सूखे पत्ते को बड़े ध्यान से देख रहा था। सेठ जी, क्या कोई खास बात है? बीरबल ने जिज्ञासा से पूछा। उस व्यक्ति ने ऊपर देखा। खास बात?
हाँ, यह पत्ता केवल एक ही बार जमीन पर गिरता है। मैं इसे ध्यान से देख रहा हूं ताकि मुझे यह पता चल सके कि यह कहां से आया है, न कि यह कहां जा रहा है। बीरबल ने माथा पीटा। पर पत्ते का आना तो मायने नहीं रखता, उसका जाना मायने रखता है। नहीं हुजूर, अगर मुझे उसके आने की दिशा पता चल गई तो मैं कल की हवा का रुख समझ पाऊंगा और फिर मैं अपनी दुकान के बाहर ठीक उसी जगह खड़ा होऊंगा जहां कल भी पत्ता गिरेगा। यह शुद्ध पत्ता विज्ञान है। बीरबल ने झट से अपनी डायरी खोली। छठा उदाहरण, वह व्यापारी जो गिरे हुए पत्ते की उत्पत्ति से भविष्य की हवा का रुख जानता है। 4 नमूने और बाकी थे। जहां पनाह अकबर ने संतुष्टि की सांस ली। बीरबल, देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे साम्राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। पत्ता विज्ञान शानदार। इसे तुरंत एक सोने की मोहर भेंट की जाए और इसे हमारे निजी बाग में परीक्षण के लिए बुलाया जाए। बीरबल ने अपनी डायरी का कोना मोड़ा और कलम बंद करते हुए ठंडी आह भरी। जरूर जहांपना। अब तो यह तय हो गया कि कल की हवा किस दिशा से आएगी, पर क्या कोई हमें बता पाएगा कि इस पागलपन का अंत कब होगा? अकबर मुस्कुराया। शांत मेरे दोस्त, अभी 4 अद्भुत नमूने और देखने हैं। वे दोनों आगे बढ़े। बाजार की भीड़ छंट चुकी थी, लेकिन एक कोने में उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो पूरी एकाग्रता से धरती पर पड़े पत्थरों को उलट पलट रहा था। उसके पास कोई टोकरी नहीं थी, कोई ग्राहक नहीं था, बस पत्थर थे। अकबर रुक गए। यह क्या कर रहा है? उस आदमी ने एक नुकीला पत्थर उठाया और उसे जमीन पर रगड़ा। हुजूर, मैं पत्थर नहीं, पत्थरों का भूतकाल देख रहा हूं। बिरबल अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंसे। भूतकाल? क्या ये पत्थर कभी हीरे या सोने के टुकड़े थे, या इन्हें किसी मूर्तिकार ने ठुकरा दिया था? उस आदमी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर सम्राट की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हुजूर, मैं देखता हूं कि इन पत्थरों ने कितनी बारिशें झेली हैं, कितने जल्जलों से बचे हैं और कितने राजाओं के घोड़ों के खुरों के नीचे दबे हैं। हर नुकीला किनारा एक कहानी कहता है। मैं देखता हूं कि यह पत्थर अभी यहाँ है, पर इसकी यात्रा लंबी रही है। यह भूतकाल है जिसका वर्तमान महत्व शून्य है। अकबर ने बिरबल की ओर देखा। देखो मेरे दोस्त, हर इंसान के पास अपने पागलपन को सही ठहराने का एक सुंदर दर्शन होता है। बताओ बिरबल, इस अद्भुत प्रदर्शन के पीछे कौन सी प्रेरणा काम कर रही है? बिरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह आदमी उस सच्चाई को टटोल रहा है जिसे हमने अनदेखा कर दिया है कि समय बर्बाद करने के लिए किसी बड़े काम की जरूरत नहीं होती। पत्थर का भूतकाल देखने वाला कल मिट्टी का भविष्य देखेगा। अकबर ने जोर से हंसते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई। अद्भुत बिरबल, तुम हर फालतू चीज में कोई गहरा अर्थ खोज निकालते हो। तुमने इसे भूतकाल का कवि और भविष्य का मिट्टी प्रेमी बना दिया। अगर यह आदमी भविष्यद्रष्टा या साधक नहीं है तो तुम इसे यहां से हटाकर क्यों नहीं फेंक देते? राजकोष का 1 मिनट भी इस तरह की व्यर्थता को समर्पित नहीं किया जा सकता। बिरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, इस आदमी को हटाना कोई मुश्किल काम नहीं। पर आप यह क्यों नहीं पूछते कि इसने यह नाटक हमारे शाही दरबार के ठीक सामने क्यों रचा? इसका कारण गहन दार्शनिकता या भूतकाल की कोई सच्ची खोज नहीं है। अकबर उत्सुक हुए। तो क्या है? कौन सी प्रेरणा? प्रेरणा, बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसने सुना है कि जहांपनाह अजीबोगरीब विचारों वाले लोगों को उदारता से पुरस्कार देते हैं। यह पत्थर की कहानी नहीं है महाराज, यह सोने के सिक्कों की उम्मीद है।
इसका भूतकाल का ज्ञान सीधे इसके वर्तमान की भूख से जुड़ा है। यह सुनकर दरबार में एक हल्की हंसी गूंज उठी। अकबर ने प्रसन्नतापूर्वक अपने सिर को सहमति में हिलाया। बीरबल, तुम हमेशा मेरे विचारों को चुनौती देते हो और हर बार जीत तुम्हारी ही होती है। तुमने केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके प्रस्ताव को भी नंगा कर दिया। वह अजीबोगरीब विचारों वाला व्यक्ति, जिसे अब तक आशा थी कि उसकी कहानी काम कर जाएगी, शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गया। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, क्षमा जहांपना। बीरबल, सत्य कह रहे हैं। मैं निर्धन हूं और मैंने लोभ में आकर यह स्वांग रचा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, अब सवाल यह है, क्या आप उसे उसकी कल्पना के लिए पुरस्कृत करेंगे या उसकी धोखाधड़ी के लिए दंडित? अकबर ने एक क्षण सोचा, फिर जोर से हंसे। उन्होंने उस व्यक्ति को उठने का इशारा किया। तुम्हारी कहानी भले ही झूठी थी, रोचक थी। और बीरबल को इतनी जल्दी सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक अवसर मिला, इसलिए तुम्हें इनाम अवश्य मिलेगा। 5 सोने की मोहरें। लेकिन याद रखना, यह इनाम तुम्हारे पत्थर के इतिहास के लिए नहीं बल्कि इस बात के लिए है कि तुमने मेरी और बीरबल की बुद्धि का खेल शुरू करवाया। इनाम सुनकर उस व्यक्ति की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत जमीन पर झुककर बादशाह का धन्यवाद किया। बीरबल ने यह सब शांत भाव से देखा और जब वह व्यक्ति मोहरे लेकर चला गया तब उन्होंने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपकी उदारता असीम है, पर मुझे आशंका है कि अब हर गली का मूर्ख यह समझ जाएगा कि झूठ बोलने पर भी 5 मोहरें मिलती हैं, बशर्ते वह झूठ मनोरंजक हो। अकबर ने ठहाका लगाया। यह समस्या तुम्हारी है बीरबल। तुम्हें हर झूठे को पकड़ने के लिए अपनी बुद्धि और भी तेज करनी होगी। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाई और बीरबल को एक और विचारोत्तेजक सवाल दिया। अच्छा, यह बताओ, आज सुबह मैंने स्वप्न देखा कि मैं 2 अलग-अलग रास्तों पर खड़ा हूं। एक रास्ता पूर्ण सत्य की ओर जाता है और दूसरा पूर्ण असत्य की ओर। तुम मुझे कल यह सिद्ध करके दिखाओगे कि इन दोनों रास्तों में से सबसे ज्यादा मुश्किल किस रास्ते पर चलना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। जैसी आपकी आज्ञा, जहांपनाह। मैं कल आपको केवल रास्ते पर चलना ही नहीं बल्कि सत्य और असत्य का भार भी तौलकर दिखाऊंगा। अगली सुबह दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था, मगर सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे बड़ी उत्सुकता से बीरबल के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके साथ 2 सेवक थे जो 2 बड़ी पोटलियां उठाए हुए थे। एक पोटली इतनी छोटी और हल्की थी कि बीरबल ने उसे एक उंगली से उठा रखा था। वहीं दूसरी पोटली इतनी विशाल और भारी थी कि 2 मजबूत सेवकों को भी उसे घसीटने में पसीना आ रहा था। बीरबल, अकबर ने उत्सुकता से पूछा, यह कैसा इंतजाम है? क्या तुम दरबार को किसी व्यापार मेले में बदल रहे हो? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। नहीं जहांपनाह, यह कोई व्यापार नहीं बल्कि सत्य और असत्य का भार है। यह छोटी पोटली जिसे मैंने एक उंगली से उठाया है, सत्य है, और वह विशालकाय भारी पोटली असत्य, झूठ है। दरबार में कानाफूसी होने लगी। अकबर ने आंखें सिकोड़कर कहा, स्पष्ट करो बीरबल, चलने की कठिनाई भार से कैसे सिद्ध होती है? बीरबल ने अपनी मुस्कान गहरी की। जहांपनाह, सत्य को किसी सहारे या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह सीधा और सरल होता है। उसे छिपाने या बचाने के लिए शब्दों का अंबार नहीं लगाना पड़ता। जैसे ही कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, वह हल्के मन से बोलता है और बात वहीं समाप्त हो जाती है। इसीलिए यह छोटी पोटली, सत्य, इतनी हल्की है।
उन्होंने फिर उस विशालकाय पोटली की ओर इशारा किया जिसे अभी भी सेवक मुश्किल से संभाल पा रहे थे। परंतु झूठ असत्य इसके ठीक विपरीत है। एक झूठ को जीवित रखने के लिए उसे सैकड़ों झूठों की खाद देनी पड़ती है। हर झूठ एक नया बोझ बन जाता है। उसे याद रखना पड़ता है, उसे ढकने के लिए नई नई कहानियां गढ़नी पड़ती हैं और उसे बचाए रखने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। यह विशालकाय पोटली उन सैकड़ों अनावश्यक तर्कों और झूठी बातों का संग्रह है जिसका भार ढोना अत्यंत कठिन होता है। यही कारण है कि झूठ हमेशा सत्य से अधिक भारी होता है। दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस मौलिक व्याख्या से आश्चर्यचकित रह गए। अकबर ने प्रशंसा में सिर हिलाया। बादशाह अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह बीरबल, तुम वास्तव में असाधारण हो। तुम्हारी व्याख्या इतनी सटीक और सरल होती है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी सोचना पड़ जाए। तुमने आज सत्य के महत्व को एक नई दृष्टि दी है। इसके बाद अकबर ने अपने सोने के सिंहासन पर आराम से टिककर बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक नई पहेली पूछने का भाव था। उन्होंने अपनी अंगूठी घुमाई और थोड़ा झुककर पूछा, बीरबल, यदि तुम सत्य और झूठ के भार को माप सकते हो तो मुझे यह बताओ कि संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो सभी को आसानी से मिल जाती है मगर जिसे एक बार खो देने पर दुनिया की सारी दौलत खर्च करके भी वापस नहीं पाया जा सकता। यह प्रश्न सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी फिर से कानाफूसी करने लगे। बीरबल ने सहजता से सिर झुकाया। उन्हें पता था कि सम्राट उन्हें एक और गूढ़ परीक्षा में डाल रहे हैं जिसका उत्तर केवल अनुभव और गहराई से सोचा जा सकता है। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद कीं और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह वह चीज है। जहां पनाह वह चीज है समय, टाइम। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, समय एक ऐसी दौलत है जो हर किसी को मुफ्त में बिना किसी भेदभाव के मिलती है, चाहे वह गरीब हो या सबसे धनी सम्राट। मगर यह धन बहुत ही निर्मम होता है। अगर एक बार एक पल भी हाथ से फिसल गया तो दुनिया की सारी दौलत, सारे हीरे जवाहरात खर्च करके भी उस बीते हुए क्षण को वापस नहीं लाया जा सकता। समय का पहिया केवल आगे चलता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता। दरबार में मौजूद सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर चकित रह गए। सम्राट अकबर ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि की गहराई कहाँ तक है। तुमने बिल्कुल सही कहा। इंसान सबसे आसानी से समय को ही गवा देता है और बाद में सबसे अधिक पछताता भी उसी के लिए है। आज तुमने मुझे अमूल्य ज्ञान दिया है। सम्राट अकबर ने खुशी से तुरंत अपने वजीर खास को आदेश दिया, बीरबल के सम्मान में तत्काल 1000 स्वर्ण मोहरें भेंट की जाएं। आज इन्होंने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इस पूरे दरबार का मार्गदर्शन किया है। बीरबल ने शालीनता से झुककर बादशाह का धन्यवाद किया। जहां पनाह की उदारता मेरे लिए किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर है। यह तो आपकी ही कृपा है कि आप मुझ साधारण सेवक को इतने गूढ़ विषयों पर विचार करने का अवसर देते हैं। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने संतुष्टि की सांस ली। वाह बीरबल, तुम धन्य हो। तुम्हारी बातें हमेशा एक नई पहेली को जन्म देती हैं। कुछ क्षण रुककर उन्होंने अपनी पगड़ी को छुआ और फिर बीरबल की ओर देखते हुए एक नई चुनौती पेश की। बीरबल, यदि समय सबसे महंगा है तो बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो समय से भी ज्यादा तेजी से भागती है। सोचो और कल इस प्रश्न का उत्तर मुझे देना। सभी दरबारी हैरान रह गए कि एक मुश्किल सवाल खत्म होते ही बादशाह ने तुरंत दूसरा उससे भी जटिल सवाल पूछ लिया। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए सिर झुका लिया। अगली सुबह दरबार पूरी तरह भरा हुआ था।
हर दरबारी की आंखें बीरबल पर टिकी थीं, जो आत्मविश्वास से भरे लग रहे थे, पर उनके चेहरे पर रात भर की गहन सोच की हल्की थकान भी झलक रही थी। बादशाह अकबर ने उन्हें देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, क्या तुमने ऐसी चीज खोज ली जो समय से भी तेज भागती है? हमने भी रात भर मशालें जलवाईं, पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। बीरबल ने सम्मान से झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, समय की गति को मापना आसान है, पर जिस चीज की बात आप कर रहे हैं वह बेहिसाब है, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कुछ देर रुककर अपनी उंगली अपने माथे पर रखी और बोले, वह चीज है मनुष्य का विचार। दरबार में क्षण भर के लिए चुप्पी छा गई, फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने भौहें चढ़ाई। विचार? यह कैसी पहेली है? इसे और स्पष्ट करो, बीरबल। हुजूर, बीरबल ने व्याख्या की, समय को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में क्षण और पल लगते हैं, पर एक पल में हम यहाँ बैठे बैठे ही काबुल के बाजारों या 7 समंदर पार के देशों में पहुँच जाते हैं। विचार की गति को कोई बंधन नहीं रोक सकता, वह गति की हर परिभाषा से परे है। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। बीरबल का जवाब हमेशा की तरह सरल पर गहरा था। उन्होंने तुरंत अगला प्रश्न पूछने का मन बनाया। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मान लिया, बीरबल। विचार सबसे तेज है। तुमने इस पहेली का हल बड़ी सरलता से निकाला। पर अब बताओ, इस विशाल संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखना सबसे कठिन है, जो सबसे अधिक भ्रम पैदा करती है? दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न केवल गति का नहीं, बल्कि गूढ़ ज्ञान का था। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जहां पनाह, गति से परे अब रहस्य की बात है। अगर चीज को देखना सबसे कठिन है, तो वह किसी दूर के पहाड़ पर नहीं, बल्कि हमारे सबसे नजदीक है। वह है, हुजूर, इंसान का अपना अवगुण या दोष, फॉल्ट। अकबर ने हैरानी से देखा। बीरबल ने आगे समझाया, हम दूसरों की गलतियां दूरबीन से देख लेते हैं, पर अपनी ही आंख में पड़ा तिनका हमें दिखाई नहीं देता। यही वह अदृश्य चीज है जो हर इंसान अपने साथ रखता है और जिसे स्वीकार करना सबसे मुश्किल होता है। अकबर ने गहरी सोच में डूबकर बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर अब हैरानी नहीं, बल्कि संतुष्टि का भाव था। उन्होंने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा सत्य को इतनी सरलता से प्रस्तुत करते हो कि वह किसी नगीने की तरह चमक उठता है। मेरी हर सभा में विद्वान और ज्ञानी मौजूद हैं, पर यह गूढ़ रहस्य किसी ने नहीं बताया। उन्होंने जोर देकर कहा, लेकिन बीरबल, क्या इस अदृश्य अवगुण को देखने का कोई उपाय है? क्या मैं, बादशाह, अपनी ही आंख का तिनका देख सकता हूँ? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, उपाय है, पर उसके लिए हमें कल बाजार जाना होगा और जनता से मिलना होगा। हमारी सबसे बड़ी सच्चाई अक्सर दूसरों की जुबान पर टिकी होती है। हम अपने दोष को तब तक नहीं पहचान पाते जब तक कोई ईमानदार दर्पण उसे हमें न दिखाए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, ईमानदार दर्पण? क्या तुम कल बाजार में कोई विशेष वस्तु खरीदने वाले हो? बीरबल मुस्कुराए। नहीं, जहांपनाह। वह दर्पण कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक स्थिति है जहां सच बोलना आवश्यक हो जाता है। अकबर बोले, ठीक है, बीरबल। मुझे तुम्हारी योजना पर पूरा भरोसा है, भले ही वह अभी रहस्य से भरी हो। हम कल सुबह भेष बदलकर बाजार चलेंगे, ताकि कोई हमें पहचान न सके। लेकिन यह सुनिश्चित करना कि यह स्थिति ऐसी हो जहां लोग निडर होकर बोलें। दरबारी तो चापलूसी करते हैं, पर जनता की जुबान पर ही असली सच होता है। बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया। जरूर, जहांपनाह। हमें केवल बाजार की भीड़ में घुल मिल जाना है। मैंने योजना बना ली है।
कल मैं आपके साथ केवल एक छोटा सा बक्सा और एक सेवक लेकर चलूंगा। हम बाजार के बीचों बीच खड़े होकर एक घोषणा करेंगे, जिसके बाद बाजार की बहस अपने आप हमें ईमानदार दर्पण दिखा देगी। अकबर ने उत्सुकता में थोड़ा झुककर पूछा, वह घोषणा क्या होगी बीरबल? बीरबल मुस्कुराए। हम घोषणा करेंगे कि बादशाह अकबर को एक ऐसी चीज की तलाश है जो उनके राज में सबसे ज्यादा कीमती है, पर जिसे कोई भी चोरी नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति उस चीज को नाम देगा, उसे उस बक्से में बंद दौलत इनाम में मिलेगी। जहां पनाह, उस घोषणा के बाद की प्रतिक्रियाएं ही आपका तिनका होंगी। अकबर ने सिर हिलाया और उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि तैर गई। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को कोई नहीं माप सकता। यह योजना मुझे अति उत्तम लगी। मैं आज्ञा देता हूं कि तुरंत तैयारी शुरू की जाए और बाजार के बीचों बीच वह शानदार बक्सा रखा जाए। अगले ही दिन सुबह होते ही बीरबल ने एक बड़ा शानदार नक्काशीदार संदूक तैयार करवाया। उसमें राज्य के सबसे कीमती सिक्के और जवाहरात भर दिए गए, ताकि इनाम देखने में वाकई आकर्षक लगे। बादशाह अकबर ने फौरन साधारण व्यापारियों के वस्त्र पहने और बीरबल तथा एक मजबूत सेवक के साथ शहर के सबसे व्यस्त बाजार की ओर चल दिए। बाजार में पहुंचकर बीरबल ने सेवक को आदेश दिया कि वह संदूक को मुख्य चौक के ठीक बीच में रख दे। जैसे ही दौलत से भरा वह भारी बक्सा जमीन पर रखा गया, लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। भीड़ उत्सुकता से देखने लगी कि ये साधारण दिखने वाले लोग इतनी भारी दौलत के साथ यहाँ क्या करने आए हैं। बीरबल ने बक्से के पास खड़े होकर अपनी आवाज को ऊंचा किया। उन्होंने ठीक वही घोषणा दोहराई जो उन्होंने अकबर को बताई थी। सैकड़ों लोगों के बीच सन्नाटा छा गया। अब शुरू हुआ ईमानदार दर्पण का पहला दृश्य। बीरबल ने अपनी मुस्कान को और गहरा किया। शर्त आसान है मेरे दोस्तों, उन्होंने स्पष्ट किया। यह संदूक केवल धन का भंडार नहीं है, यह एक ईमानदार दर्पण है। जो व्यक्ति वास्तव में ईमानदार है और जिसका मन शुद्ध है, वह जब इस धन को उठाएगा तो यह संदूक उसके सम्मान और दौलत को दोगुना कर देगा। उन्होंने एक पल रुका, फिर गंभीर स्वर में चेतावनी दी, लेकिन सावधान, यदि कोई लालच से प्रेरित होकर झूठी ईमानदारी का ढोंग करते हुए इसे छूता है, तो यह सारा सोना तुरंत राख में बदल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, केवल सबसे सच्चा व्यक्ति ही आगे आए। यह सुनकर भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। संदेह और लालच की लड़ाई सबके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कोई भी पहले कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे पूछ रहे हों कि कौन खुद को इतना ईमानदार मानता है। तभी भीड़ के किनारे से एक लंबा दुबला-पतला आदमी, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा भूख से सूखा था, धीरे से हिम्मत करके संदूक की ओर बढ़ा। सबकी निगाहें अब उस गरीब पर टिक गईं। क्या यही वह पहला व्यक्ति होगा जो ईमानदार दर्पण की परीक्षा देगा? वह धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से संदूक की तरफ बढ़ा। उसकी नजरें लोहे के भारी बक्से पर जमी थीं। उसके फटे पुराने वस्त्र और बेबस आंखें साफ बता रही थीं कि वह किस हाल में है। तभी बादशाह अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, ऐ व्यक्ति, क्या तुम जानते हो कि इस परीक्षा का परिणाम क्या हो सकता है? इसमें धन नहीं है, केवल तुम्हारे चरित्र की सच्चाई है। यदि तुम सच्चे न हुए तो तुम्हें अपमानित किया जाएगा। उस गरीब आदमी ने जमीन पर घुटने टेके। जहां पनाह, मैं भूख से मर रहा हूं, पर मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, नहीं किसी का हक मारा है। मेरे पास खोने के लिए केवल मेरी जान है और मेरी ईमानदारी। अगर यह संदूक मेरी सच्चाई की गवाही देता है तो मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे किसी इनाम की आशा नहीं है, बस मुझे स्वयं पर विश्वास है।
बीरबल ने यह सब देखा और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने मन ही मन कहा, लालच और भूख के बीच बड़ा अंतर होता है। यह आदमी ईमानदार है या मजबूर? अकबर ने एक पल सोचा, फिर हाथ के इशारे से उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी। वह गरीब आदमी लड़खड़ाते कदमों से उस रहस्यमयी संदूक की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर भूख की थकान साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा संकल्प था। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने अपनी सांसें रोक ली थीं। उन्हें भय था कि कोई अनहोनी होगी, क्योंकि इससे पहले कई लालची लोग संदूक के पास जाते ही बुरी तरह घायल हो चुके थे या जमीन पर गिर पड़े थे। जैसे ही उस भूखे आदमी का कांपता हाथ संदूक से छुआ, एक अद्भुत घटना हुई। संदूक का ढक्कन धीरे से, बिना किसी बाधा के, अपने आप खुल गया। अंदर कीमती जवाहरात या सोने की मुहरें नहीं थीं, बल्कि ताज़ी पकी हुई 25 गर्म रोटियां और मिट्टी के बर्तन में साफ पानी रखा हुआ था। आदमी ने जब यह देखा तो उसके चेहरे पर राहत और अविश्वास का भाव आ गया। वह तुरंत जमीन पर बैठ गया और अपनी भूख मिटाने के लिए पहली रोटी उठाई। अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यह संदूक धन की पहचान नहीं कर रहा था, यह केवल सच्ची ईमानदारी और अत्यधिक आवश्यकता की पहचान कर रहा था। अकबर ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में गहरा सम्मान झलक रहा था। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अतुलनीय है। लेकिन मुझे यह बताओ, तुमने यह कैसे सुनिश्चित किया कि इस गरीब आदमी को ही यह संदूक दिया जाए, जबकि दरबार के कई रईस भी यहाँ मौजूद थे? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने पहले 3 लालची दरबारियों को भेजा था। वे सभी संदूक में अपार धन की कामना लिए आए थे। लेकिन संदूक केवल तभी खुला जब उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने लोभ की भावना को त्याग दिया हो। इस आदमी के चेहरे पर भूख थी, लालच नहीं। उसने संदूक को जबरदस्ती खोलने या उसे नुकसान पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया। बीरबल मुस्कुराए। ईमानदारी और अत्यधिक आवश्यकता ही इस संदूक की असली कुंजी थी। जहांपनाह, यह सिद्ध करता है कि दुनिया में अभी भी सच्चे और जरूरतमंद लोग हैं जो धन से ज्यादा जीवन को महत्व देते हैं। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया और तुरंत आदेश दिया कि उस ईमानदार व्यक्ति को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं और सुनिश्चित किया जाए कि उसे फिर कभी भूखा न रहना पड़े। कुछ सप्ताह बीत गए। दरबार में उस ईमानदारी की घटना की चर्चा शांत हो चुकी थी, लेकिन अकबर के मन में बीरबल की बुद्धिमत्ता के प्रति सम्मान और बढ़ गया था। वह अक्सर बीरबल की अनोखी सूझबूझ की परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन जब अकबर और बीरबल निजी बालकनी में बैठकर शहर का दृश्य देख रहे थे, तो उनकी नज़र 3 व्यापारियों पर पड़ी जो शाही बाजार से गुजर रहे थे। तीनों दिखने में समृद्ध थे और उनके चेहरे पर कोई स्पष्ट दुख नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़ते हुए कहा, बीरबल, तुमने पिछली बार बाहरी भूख और आंतरिक ईमानदारी को पहचाना था। आज मैं एक और कठिन पहेली देता हूँ। ये तीनों पुरुष सुखी और संतुष्ट दिखते हैं, परंतु मेरा अंतर्मन कहता है कि इनमें से एक ऐसा है जिसका दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। धन या मुस्कान को देखकर नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को पढ़कर बताओ, इन तीनों में सबसे अधिक दुखी कौन है? बीरबल ने तीनों पुरुषों को ध्यान से देखा। वे कुछ देर तक मौन रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, बाहरी दिखावा हमेशा भ्रम पैदा करता है। इस पहेली का उत्तर जानने के लिए हमें उनकी संपत्ति या व्यवसाय को नहीं, बल्कि उनकी रात की नींद को देखना होगा। जहांपनाह, बीरबल ने समझाना शुरू किया, दिन का मुखौटा रात में उतर जाता है। एक चिंताग्रस्त मन धन दौलत के बावजूद कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। जो व्यक्ति अंदर से दुखी होगा, उसकी नींद हल्की होगी, वह बार बार करवटें बदलेगा और सुबह उठने पर भी उसके चेहरे पर ताजगी नहीं,
बल्कि थकावट और बेचैनी दिखेगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम यह रहस्य कैसे जानोगे? क्या तुम रात भर उनके सिरहाने खड़े रहोगे? बीरबल हंस दिए। इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं है जहांपना। आज रात मैं इन तीनों को समान और आरामदायक बिस्तर दूंगा, लेकिन उनके सोने के कक्ष में रात के तीसरे पहर एक छोटा सा व्यवधान उत्पन्न करूंगा। जो पुरुष गहरी और निश्चिंत नींद सो रहा होगा वह इस व्यवधान से बेफिक्र रहेगा, लेकिन जिसका मन अशांत है वह तुरंत चौंक कर उठेगा। कल सुबह मैं उनके व्यवहार से सत्य बता दूंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। यह तरीका उन्हें दिलचस्प लगा। ठीक है बीरबल, तुम्हारी योजना स्वीकार है। देखते हैं तुम्हारी नींद की परीक्षा क्या रंग लाती है। रात होते ही बीरबल ने तीनों संशयग्रस्त व्यक्तियों, व्यापारी, विद्वान और सिपाही को शाही मेहमानों की तरह बेहतरीन गद्दे और रेशमी चादरों वाले अलग अलग कक्षों में सोने की व्यवस्था की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कमरे शांत और आरामदायक हों, ताकि उनकी नींद में कोई कमी न रहे। आधी रात ढल चुकी थी और शहर पर गहरा सन्नाटा छा गया था। बीरबल अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थे। वह चुपके से एक एक करके तीनों कक्षों के दरवाजों के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी पीतल की घंटी निकाली और अत्यंत सावधानी के साथ उसका छोटा सा गोलक, छोटा कण जमीन पर गिरा दिया। यह आवाज इतनी धीमी थी कि मानो सिर्फ एक मच्छर बैठा हो, लेकिन शांत कमरे में यह थोड़ी देर के लिए हवा में गूंज गई। बीरबल तुरंत दरवाजे की ओट में छिप गए और बड़े ध्यान से अंदर होने वाली हलचल को सुनने लगे। कुछ ही क्षणों में एक कमरे से हल्की करवट बदलने की आवाज आई, जबकि दूसरे कमरे में बिस्तर से उठने की खड़खड़ाहट स्पष्ट सुनाई दी। लेकिन तीसरे कमरे में सन्नाटा जस का तस बना रहा, जैसे अंदर सोया हुआ व्यक्ति दुनिया की हर चिंता से मुक्त हो। सूर्योदय का इंतजार करते हुए बीरबल मुस्कुराए। उन्हें अपना जवाब मिल चुका था। सूर्य की सुनहरी किरणें पूर्वी खिड़कियों से दरबार में झांकने लगीं। बीरबल ने तुरंत महल के केंद्रीय कक्ष की ओर रुख किया, जहां बादशाह अकबर पहले से ही राजसी सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि उन 3 कमरों में कौन जागा और कौन सोया रहा? और क्यों? जैसा कि हम जानते हैं, नींद व्यक्ति की मनःस्थिति का आईना होती है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जहां पनाह, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार पूरी रात निगरानी रखी। पहले कमरे में सन्नाटा था, उसका अर्थ है कि वह व्यक्ति सबसे गहरी नींद में था, उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। दूसरा सेवक, जिसने करवट बदली, वह आधी नींद और आधी जागृति की स्थिति में था, वह किसी दुविधा से जूझ रहा था। लेकिन तीसरा व्यक्ति। बीरबल कुछ क्षण रुके और फिर स्पष्ट आवाज में बोले, तीसरे कमरे का व्यक्ति सबसे पहले बिस्तर से उठा। वह शारीरिक रूप से जाग गया था, क्योंकि उसके मन में कोई बड़ा विचार या कोई अनसुलझा सवाल था जिसने उसे चैन से सोने नहीं दिया। शायद वह किसी समाधान पर पहुंचने की जल्दी में था। अकबर ने सिर हिलाया। लेकिन तुम यह सब सिर्फ आवाजों से इतनी निश्चितता से कैसे कह सकते हो? बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह केवल आवाजों का मामला नहीं है, यह आवाजों के पीछे छिपी मन की दशा को पढ़ने की बात है। जिस तरह कोई सिक्का जमीन पर गिरकर अलग ध्वनि करता है, वैसे ही हर व्यक्ति की शारीरिक गति उसके आंतरिक विचार को दर्शाती है। उन्होंने समझाया, पहले सेवक की गहरी श्वास और स्थिर शरीर यह बताता है कि उसके मन में कोई गांठ नहीं है। उसका सोना उतना ही सहज